दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय कैंसर सर्विक्स पे है। आजकल के डेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में कैंसर सर्विक्स की बीमारी बहुत आम, बहुत कॉमन होती जा रही है। तो इसके पीछे क्या ऐसा वजह हो सकता है, और आज हम इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तव में कैंसर सर्विक्स है क्या। कैंसर सर्विक्स को हम बहुत विस्तारित करें उसके पहले हम कैंसर पे दो शब्द कहना चाहते हैं। वास्तव में कैंसर कहते किसको हैं, कैंसर होता क्यों है, और व्हाई कैंसर हैव नो आंसर। दरअसल कैंसर कोई बहुत बड़ा बाह्य कारण नहीं, बल्कि जब एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है तो उसे हम कैंसर सेल कहते हैं। अब एक सामान्य सी बात है कि कोई भी जैसे नॉर्मल सेल एबनॉर्मल होता कैसे है, तो आज हम उन सब बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे और कैंसर सर्विक्स के कारण को भी बड़ा अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि उसी में वो सारे रहस्य छुपे हुए मिलेंगे। और अगर वो रहस्य उजागर हो जाएंगे तो शायद हम उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे और उसकी चिकित्सा हम अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर श्रेया। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सर्विक्स कैंसर होता क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, तो सर इसको बताएं। दरअसल फीमेल जेनेटिलिया का जब हम पूरा स्टडी करते हैं तो यूट्रस को जब हम पढ़ते हैं तो एक फंडस बॉडी और सर्विक्स का पार्ट होता है। सर्विक्स में बेसिकली दो भाग होता है, एक पोर्सियो वेजाइनलिस होता है और एक जो ऑस का एरिया होता है, जो एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस का एरिया होता है। अक्सर जो देखने को मिलता है कि जो कैंसर ग्रो करता है सर्विक्स में वो पोर्सियो वेजाइनलिस पार्ट में ही होता है, यानी कि जो वेजाइनल पार्ट सर्विक्स का होता है, जो एक ग्रूविंग बनता है, तो वही पार्ट मुख्यतः जो है वो प्रभावित होता है। और इसको हम दो भागों में, दो प्रकार से हम जानते हैं, और उसका हम जैसे करते हैं ना, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जहाँ पे स्क्वेमस सेल्स होते हैं, और दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा एक तरह से माइल्ड ग्रेड कैंसर की स्थिति होती है, जो रिवर्सिबल भी, इजी रिवर्सिबल रहता है। तो ये है जी सर। सर कैंसर सर्विक्स के क्या क्या कारण क्या हो सकते हैं ये? देखिए, कारण में एक तो कारण होता है एज। तो खास करके जो इंडियन मदर्स हैं वहाँ पे जो एज को डिफाइन किया गया है वो 35 से लेकर के और 45 साल तक। लेकिन वही चीज़ें फॉरेनर्स में जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे जो देखा गया है वो 45 से 55 साल के एज ग्रुप में देखा गया है कि कैंसर सर्विक्स पाया जाता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि इंडिया में अर्ली मैरिज होते हैं और कहीं न कहीं हमारे यहाँ हर मौसम रहता है। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ कोल्ड कंट्री है और वहाँ पे मैरिज लेट होता है, तो ये एज फैक्टर में देखा जाता है। दूसरा चीज है जो देखने को मिलता है पैरिटी। पैरिटी मीन्स नली पारा में, यानी कि जो जिसे कभी बच्चा नहीं हुआ
वैसे केसेस में देखने को मिलता है कि मतलब न के बराबर। प्राइमरी पारा में लेस चांसेस रहते हैं, सेकेंडरी पारा में यानी 2 बच्चे जिसके हैं उसके में भी माने प्राइमरी पारा से थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है, और जो मल्टी पारा लेडीज होती हैं उनके में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है। अगला कारण होता है इन्फेक्शन। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शंस आते हैं, और उस इन्फेक्शन के कारण भी कैंसर सर्विक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो देखा जाता है वो अक्सर मैक्सिमम जो कैंसर सर्विक्स केसेस देखे जाते हैं वो पुअर जेंट्री जो है, जहां लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और न्यूट्रिटिव डाइट्स बहुत लेस है, लेस प्रोटीन डाइट्स हैं, ए विटामिनोसिस की कंडीशंस हैं, तो वैसे कंडीशन में हम देखते हैं कि कैंसर सर्विक्स के खतरे ज्यादा बने रहते हैं। तीसरी चीज होती है वो होता है अर्ली मैरिज। अक्सर देखा जाता है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं 13 साल 14 साल 12 साल 15 साल की उम्र में ही विवाह कर देते हैं, तो वहां पे भी इस तरह के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है अर्ली क्वेश्चन, मतलब कम छोटी उम्र में फिजिकल कॉन्टैक्ट्स का बन जाना। मल्टीपल क्वेश्चंस, जहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस के भी केसेस हैं, तो ये एक कारण देखने को मिलते हैं। और अगला जो कारण है वो है पेनाइल हाइजीन। जैसे बहुत सारे लोगों में जो हम लोग कहते हैं ना कि जो एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, तो उस एजुकेशन की बहुत कमी है। जैसे व्हेनेवर जब कभी भी हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, तो हमें सब पेनाइल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं में भी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम लज्जाबस या उस तरह की कंडीशन या ऐसे में कि जो लोग खुले में शौच जा रहे हैं या खुले में पुअर फैमिलीज हैं, तो वो इस तरह की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में एक प्रॉपर स्पेस ना होना भी एक कारण बना हुआ रहता है। सर ये फैलता कैसे है, तो इस पे आप बताएं कि दरअसल जो स्प्रेड ऑफ कैंसर है इसके 4 वेज हैं। एक कंटिन्यूटी, यानी कि ऑर्गन टू ऑर्गन, एक सिस्टम में एक ही सिस्टम के ऑर्गन्स में वो स्प्रेड करता चला जाता है। दूसरा थ्रू लिम्फ, यानी लिम्फेटिक चैनल के थ्रू स्प्रेड कर जाता है। तीसरा थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो के ब्लड स्ट्रीम में कैंसर सेल्स वो करके और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और नेक्स्ट होता है वो होता है कॉन्टिग्यूइटी। इसका मतलब ये होता है कि जो एक ऑर्गन जहां पे इन्वॉल्व है, तो वो अपने पूरे सराउंडिंग के सभी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देता है, और यहां तक कि बाद में वो एक ग्लोबुलर मास तक बना देता है, जो 4th स्टेज के कैंसर में देखा जाता है। जी सर। सर कैंसर सर्विक्स के कितने स्टेजेस हैं, तो उसको बता सकते? देखिए, कैंसर सर्विक्स में सबसे पहले ये 5 स्टेज हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो 0 स्टेज है, जिसे हम नॉन इन्वेसिव स्टेज कहते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता और कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं होती। इसमें कहीं न कहीं कैंसर इंक्यूबेशन पीरियड में बना हुआ रहता है, यानी कैंसर ग्रेजुअली ग्रो तो हो रहा है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। नेक्स्ट, जैसे ही नॉन इन्वेसिव से इन्वेसिव स्टेज में टर्न होता है, वहां से वो फर्स्ट स्टेज होता है, नॉन इन्वेसिव 0 स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज में उसके हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं और वहां से इसकी शुरुआत होती है, जो कुछ फ्यू सिम्टम्स ही दिखते हैं, जिसे अक्सर
लोग इग्नोर कर जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सेकेंड स्टेज में सिम्टोमेटिक हो जाता है और जो सर्विक्स का पार्ट है वहां पे इरोजन्स आने लगते हैं, इवन अल्सरेशंस फॉर्म होने लगते हैं और बर्निंग, पेन, पेनफुल क्वेश्चन, ये सारी कंडीशंस आने लगती हैं। फिर थर्ड स्टेज में वो थ्रू लिम्फ और ब्लड के थ्रू पूरा स्प्रेड कर जाता है और कंप्लीट यूट्रस, वेजाइनल पार्ट और सब जगह स्प्रेड कर जाता है। फोर्थ स्टेज में वो एक ग्लोबुलर मास बना देता है, मांस के लोथड़े की तरह पूरा यूट्रस और सारे ऑर्गन्स को गला करके, और वो एक ग्लोबुलर मास की तरह हो जाता है जो कंटिग्यूटी का फॉर्म होता है, जो सराउंडिंग्स पूरा पेल्विक ऑर्गन लिए हुए वो इन्वॉल्व हो जाता है। जी सर। सर इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कैंसर सर्विक्स है? देखिए, अब जैसे हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, नेकेड आई ऑब्जर्वेशन, उसमें हम देखते हैं कि सुपरफिशियल अल्सर दिखाई देता है। दूसरा, डीप अल्सर, इवन एक्सकवेशन विद द हार्ड मार्जिन, उसमें कुछ स्लफ, वहां पे डीप अल्सर्स और कुछ स्लफ्स दिखाई देने लगते हैं। कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, गोभी के फूल, गोभी के तरह से ग्रोथ दिखाई देने लगता है। नोडुलर ग्रोथ, वहां पे हार्ड गांठें बनने लगती हैं, नोड्यूल्स बनने लगते हैं और इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं। इस तरह से ये सारा चीज दिखाई देता है। जी सर, अब आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसमें और डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे नेकेड आई जो ऑब्जर्वेशन तो हमको मिल गया, अब इसके बाद इसके सिम्टम्स में देखने को मिलता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो मेट्रोस्टैक्सिस का कंडीशन है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, इसके बाद से ब्लीडिंग आफ्टर क्वेश्चन, इवन कफिंग, इवन स्नीजिंग, जोर से खांसी आने पे ब्लड आ जाता है, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग दिखाई देती है और कहीं कहीं तो एमिनोरिया डेवलप कर जाती है। इसमें वाइट डिस्चार्ज, लिकोरियल डिस्चार्ज होने लगते हैं, जो सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज होते हैं, वो कहीं न कहीं स्कीरस टाइप का डिस्चार्ज होता है, जो ब्लड और सीरम मिक्स होता है। दर्द रहने लगता है, यूजुअली अर्ली स्टेज में स्लाइट पेन रहता है, एडवांस स्टेज में बर्निंग एगोनाइजिंग पेन होता है, और बर्निंग एगोनाइजिंग पेन के कंडीशन में यूफोर्बियम 6 पावर होम्योपैथी की दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रेशर सिम्टम्स रहने लगता है, कमर में दर्द रहना, पूरे थाइज में पेन होना, एनीमिया डेवलप हो जाना, सर दर्द होना, सुस्त बना रहना, हमेशा फीवर लगना, कब्ज की शिकायत होना और यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। साथ में जनरली जो पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो कैचेक्टिक फेस हो जाता है, लोअर लिम्स में एडिमा डेवलप कर जाता है और सब पेरिटोनियल जो लिम्फ नोड्स हैं वो लिम्फ नोड्स स्वलन होते हैं। ये खास करके सेकेंड स्टेज कैंसर होने के बाद से ऐसा देखने को मिलता है। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा कितनी कारगर है सर, इसमें उसका क्या रोल है? तो सर आप देखिए, दो बातें हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टोमेटिक अलोंग विद द जो एक्यूट कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रख करके और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये लगभग हम अप टू सेकेंड स्टेज तक की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में जाने के बाद एक तो केस सर्जिकल हो जाता है, जहाँ पे कीमोथेरेपी वगैरह और इस तरह के जो एक्सटर्नल ऐड दिए जाते हैं, रेडियम बर्न करते हैं। दूसरी बात,
आगे जो हम कहना चाहते हैं कि बीइंग ए होम्योपैथ, जब कैंसर अनडिटेक्टेड रह जाता है और वो एडवांस स्टेज में चला जाता है, यानी थर्ड और फोर्थ स्टेज की ओर जाने लगता है, ऐसे में पुनः होम्योपैथी की उपयोगिता बढ़ जाती है। और होम्योपैथिक दवाएं खास करके यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम डेथ को विन कर पाएंगे। हाँ, इजी और सेफ डेथ हो, यानी कि पेनलेस डेथ हो, खास करके एडवांस कैंसर के केसेस में जो देखा जाता है कि जो बर्निंग एगोनाइजिंग पेन होता है, वो ऐसा दर्द होता है कि रोगी कराह उठता है और वो एक ही बात कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तो ऐसे कंडीशंस में होम्योपैथी निश्चित ही पेनलेस डेथ की ओर फैसिलिटेट करती है और इसमें बड़ी ही अच्छी अच्छी दवाएं, खास करके आर्सेनिक एल्बम, यूफोर्बियम, लैकेसिस और भी इस तरह की जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सिमिलैरिटी मोस्ट सिमिलिमम दवाएं हैं, जो कहीं न कहीं एक अच्छा प्रभाव देती हैं और कम से कम पेशेंट जीत तो नहीं पाता, आसानी से डेथ फैसिलिटेशन हो जाता है। तो जी सर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कैंसर सर्विस पे, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू।